जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण को समझेंगे, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हिंदी व्याकरण का वेटेज बहुत होता है। जैसे कि आप 12th का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 60% लगभग में व्याकरण पूछे जाते हैं, जबकि 40% ही हिंदी बुक से पूछे जाते हैं। तो व्याकरण का वेटेज इस प्रकार से भी ज़्यादा होता है। और कई अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी व्याकरण से प्रश्न आते हैं, हिंदी व्याकरण से। और इसमें हम जानेंगे, चाहे आप क्लास 8 में हो, 9th में हो या 10th में हो, आप जिस भी क्लास में हो। और स्कूली एग्ज़ाम जो होता है, स्कूल में जो क्लास में होता है, 8 क्लास में या 9th क्लास में या 11th क्लास में, जिस क्लास में भी एग्ज़ाम होता है उस क्लास में लगभग व्याकरण से 60% प्रश्न आते हैं। जबकि 10th क्लास में व्याकरण से मात्र आपके 50 यानी कि 50-50 आते हैं। 50 बुक से, 50% आपके व्याकरण से। तो इसी को देखते हुए हमने व्याकरण सीरीज शुरू की है। इसमें हम व्याकरण के बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या होता है। भाषा के बाद हम जानेंगे वर्ण क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। उसी प्रकार शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है। इन्हीं सभी को जाते जाते हम विलोम शब्द, लिंग जानेंगे, वचन जानेंगे, कारक जानेंगे। तो धीरे धीरे हम डे बाय डे इसको बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यह व्याकरण की क्लास हमारी जो है यूट्यूब पर फर्स्ट है, तो इसलिए सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करने से पहले गणेश भगवान, सरस्वती माता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक। और इसी पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि कहते हैं सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहते हैं सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि कहते हैं सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कि कहते हैं जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कि कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। कि कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम समझते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, हिंदी व्याकरण के बारे में, कि हिंदी व्याकरण क्या होता है और व्याकरण के परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए, यह आपके, चाहे आप जिस क्लास में हो, आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हिंदी एक भाषा है एवं व्याकरण परिचय के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम बिंदु इस पर लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से और आपको नॉलेज के व्यू से आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे हिंदी क्या है, तो एक भाषा है। जैसे इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज, भाषा है। उसी प्रकार से हिंदी भी क्या है, भाषा है। भाषा कई प्रकार के होते हैं, इसके भाषा के बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी क्या है, एक भाषा है। हिंदी के पिता किसे कहा जाता है, तो कई बातें होती है, जैसे कि हिंदी के पिता किसे कहा जाता है। तो हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपको के 14 सितंबर को मनाया जाता है। और आगे है, हिंदी फारसी भाषा के शब्द हिंद से आया है। हिंदी कहाँ से, हिंदी जो शब्द है कहाँ से आया है, फारसी भाषा के शब्द हिंद से आया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु की भूमि। तो आपसे हम पूछेंगे कि हिंदी कहाँ, हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तो आपको बताना है फारसी भाषा के शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सिंधु की भूमि। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसी प्रकार यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। यह विश्व की सबसे अधिक बोली जानी, यानी कि हिंदी जो है सभी जगह बोले जाते हैं। इसमें हिंदी का जो स्थान है, चौथा स्थान है, जो भारत या विश्व में मतलब बोले जाते हैं, ठीक ना। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। कितने लोग बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यानी कि भाषाओं में 22 भाषा को शामिल किया गया, जिसमें हिंदी को एक राजभाषा के रूप में जाना जाता है। जबकि भारत में 80% बहुत अधिक लोग हिंदी ही भाषा बोलते हैं, ठीक ना। तो हिंदी भाषा क्या, एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा यानी कि एक ही भाषा होता है, जो अभी दिया मतलब कि नहीं, मतलब संविधान में सम्मिलित था।
यानी कि 22 भाषा में से आप किसी भी भाषा को आप अपना सकते हैं, ठीक ना। तो 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को किस भाषा के रूप में लिया, तो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, ठीक ना। इसके बाद हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है, यानी कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। इसके बाद हिंदी आर्य भाषा परिवार में आता है। हिंदी किस में आता है, आर्य भाषा परिवार में। आपके एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एग्जाम में पूछेंगे कि हिंदी किस परिवार में आते हैं, तो आर्य भाषा परिवार में आते हैं। इसके बाद हम कुछ जानते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा क्या होता है, यानी कि भाषा क्या होता है, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करते हैं, अपने भाव अपने विचार को एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, ठीक ना। तो चलिए कुछ जैसे कि इतने पॉइंट पढ़े हैं उसमें थोड़ा रिवाइज यानी कि समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हिंदी क्या है, एक भाषा है। और हिंदी भाषा के पिता कौन है, तो हिंदी भाषा के पिता है हरिचंद्र, क्या बोलते हैं, क्या नाम है, भारतेंदु हरिचंद्र। हिंदी भाषा के पिता कौन है, भारतेंदु हरिचंद्र है, उनके पिता कहे जाते हैं। और हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था, यह विश्व की चौथी बोली जाने वाली भाषा है। यह हिंदी जो शब्द है कहाँ से आया है, तो यह हिंदी शब्द फारसी शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सिंधु की भूमि, ठीक ना। इसके बाद 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत सरकार ने हिंदी को किस भाषा के रूप में स्वीकारा, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद है हिंदी भाषा कहाँ से आया है, यानी कि हिंदी जो भाषा है उसकी जननी कौन है, तो हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है, ठीक। इसके बाद हिंदी किस भाषा परिवार का है, तो हिंदी आर्य भाषा परिवार का है। तो आशा करते हैं कि आप इतने बिंदुओं को अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम भाषा के बारे में समझते हैं। तो भाषा क्या है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे या अन्य के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं या किसी को समझाते हैं। तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं, हम आगे स्लाइड में उसको हम लिख कर बता देते हैं। लेकिन भाषा 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं, एक लिखित भाषा होता है जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं, जो हम राइटिंग करते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेत द्वारा बताते, यानी कि हम जो अपने हाथ हिला रहे हैं, मुंह चला मतलब कि मुंह बंद है, हम ऐसे बुला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संकेतिक भाषा हुआ। हम आपको ऐसे बोले जाने के लिए, तो क्या हो गया, ये मतलब कि आपको जाने के लिए बोले थे। भाषा 3 प्रकार के होते हैं, कौन को, मौखिक हो गया, लिखित हो गया, सांकेतिक। यानी कि जब हम बोलकर किसी भाषा को प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और वही जब हम लिखकर किसी भाषा को प्रकट करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। और जब हम संकेत द्वारा किसी को बुलाते हैं या संकेत द्वारा हम जब प्रयोग प्रकट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तब आइए अब इससे आगे हम समझते हैं भाषा के 2 प्रकार। तो भाषा के 3 प्रकार है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक जो हम क्या बोल कर प्रकट करते हैं उससे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित जो हम लिखकर प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा या संकेत या इशारा द्वारा प्रकट करते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये आपके 3 भाषा के प्रकार थे। इसके बाद हम जानते हैं कुछ अन्य भाषा के बारे में, जैसे कि मातृभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले है मातृभाषा। जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं उन्हें हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसने कहते हैं, जो हम अपने घर अपने माँ पिता या परिवार से सीखते हैं। परिवार में कई लोग होते हैं, जैसे दादा होते हैं, दादी होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होते हैं। इन सभी से हम जो सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। या आप अपने शब्दों में भी कह सकते हैं, जो हम माँ से सीखते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मातृभाषा, यानी कि जो आप वातावरण से सीखते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद समझते हैं बोली। बोली क्या होता है, स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। बोली किन्हें कहते हैं, स्थानीय भाषा को, यानी कि आप जहाँ रहते हैं और वहाँ की जो बोली है उसको आप, जैसे कि हम अपना सब कहाँ रहते हैं, मैथिली में, तो मैथिली में क्या बोला जाए,
इसकी बोली क्या है, ठेठी बोली, ठेठी, ठीक ना। तो आप जहाँ रहते हैं यानी कि स्थानीय भाषा को क्या बोला जाता है, बोली बोला जाता है। इसके बाद है राजभाषा। सरकारी कामकाज में जो भी भाषा उपयोग में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, राजभाषा। कौन भाषा बोलते हैं उनको, राजभाषा। सरकारी कामकाज में जो उपयोग होते हैं उन्हें हम राजभाषा कहते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा होता है किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा बोली जाती है। जैसे कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। देखिए नोट में हम लिख दिए भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है परंतु यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसके बाद संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा माना गया है। यानी कि संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को आधिकारिक माना गया, यानी कि इन 22 भाषाओं का उपयोग हम कर सकते हैं अपने कामकाज में या बोल सकते हैं। इसके बाद हम कुछ पॉइंट को जानते हैं। जैसे कि दुनिया में सबसे अधिक लोग चीनी भाषा बोलते हैं। आप बोलिएगा सबसे अधिक लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, तो इसमें आपको अंतर है। अंतर क्या है, जब हम लोग बोलेंगे तो चीनी भाषा हो जाएगा, और हम सबसे अधिक दुनिया में हम बोलेंगे सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा बोली जाती है, तब अंग्रेजी होगा। तो इसमें आप समझ गए, सबसे अधिक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग बोलेंगे तब आपके चीनी भाषा हो जाएगी, और सबसे अधिक जगह बोलेंगे तो आपके अंग्रेजी भाषा होगी। तो चलिए इसको फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका मतलब कि पाचन होना बहुत जरूरी होता है। यानी कि जो खाना खाते हैं उसका जब पाचन ही नहीं हुआ तो उस शरीर में हमारे लगता नहीं। उसी प्रकार हम जो भी कुछ पढ़ते हैं उसका पाचन होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फिर से इसको समझते हैं। इसमें हम समझे, इस स्लाइड में हम आपको समझाएं किसके बारे में, कि भाषा क्या होता है, वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं। इसके बाद सेकेंड में हम क्या जाने, भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं मौखिक, एक होते हैं लिखित, एक होते हैं सांकेतिक। मौखिक किन्हें कहा जाता है, मौखिक उसे हम कहते हैं जिससे हम बोलकर प्रकट करते हैं। लिखित क्या होता है, जब हम लिख कर प्रकट करते हैं। और सांकेतिक क्या होता है, जब हम इशारों या संकेत द्वारा प्रकट करते हैं या बुलाते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके बाद हमने कुछ भाषा के बारे में जाना, जैसे कि मातृभाषा। जो भाषा हम अपने माँ परिवार या अपने माता पिता से सीखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। इसके बाद हमने समझे बोली किन्हें कहते हैं, यानी कि स्थानीय भाषा, जहाँ हम रहते हैं उस भाषा को क्या बोलते हैं, बोली कहा जाता है। इसके बाद क्या था, राजभाषा। राजभाषा क्या होता है, जो सरकारी कामकाज में जो उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम राजभाषा बोलते हैं। इसके बाद क्या था, इसके बाद था राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या होता है, यानी कि किसी देश में जो सबसे अधिक भाषा बोले जाते हैं वहाँ के लोग, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट को देखे थे, जैसे कि भारत में सबसे अधिक लोग तो बोलते हैं हिंदी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की अनुसूची 8 में, किसमें, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है, जिसमें क्या है, हिंदी भी है, ठीक ना। इसके बाद हमने जाने थे, हाँ, दुनिया में सबसे अधिक लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, तो दुनिया में सबसे अधिक लोग चीनी भाषा बोलते हैं। वही हम पूछे दुनिया में सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा बोले जाते हैं, तो आपको बताना है अंग्रेजी भाषा। तो ये थे इस स्लाइड के रिव्यू। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाते हैं लिपि को क्या होता है और हम किस प्रकार के लिपि लिखते हैं। हिंदी में कौन सा लिपि लिखा जाता है, अंग्रेजी में कौन सा लिपि लिखा जाता है, उर्दू में फारसी, जो उर्दू फारसी बोलते हैं, तो ये उसका लिपि है, उसी को हम आगे समझते हैं। तब आइए इस स्लाइड में समझते हैं लिपि क्या होता है। लिपि वो होता है जो हम संकेत के माध्यम से, यानी कि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। चलिए इसको समझाते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। यानी कि किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। समझ गए। चलिए इसके आगे हम जानते हैं कि कौन सी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया,
उर्दू हो गया, इसके बाद अंग्रेजी हो गया, पंजाबी हो गया, उन सभी के बारे में जानते हैं कि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी जो भाषा है उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यह ग है, ठीक ना। हिंदी को किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। इसको हम सही कर देते हैं, ठीक ना। तो हिंदी जो लिपि है उसको किस में लिखा जाता है? तो देवनागरी में। उसी प्रकार संस्कृत लिपि को किस में लिखा जाता है? तो संस्कृत लिपि को भी देवनागरी में लिखा जाता है। इसके बाद जो नेपाली है इस लिपि को भी संस्कृत यानी कि देवनागरी में यानी कि लिखा जाता है, लिपा नहीं लिखा जाता। तो 3 हो गया, पहला हो गया हिंदी, संस्कृत और नेपाली, इसको देवनागरी भाषा में लिखे जाते हैं। इसके बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी को हम रोमन में लिखते हैं। उनका चिन्ह या लिपि क्या है? संकेत, इनका संकेत है रोमन। उसी प्रकार उर्दू को हम किस में लिखते हैं? फारसी में, इसीलिए बोलता है उर्दू फारसी जैसे लिखता रहता है, मतलब उर्दू का संकेत क्या है? फारसी। उसी प्रकार पंजाबी का गुरुमुखी। तो चलिए इसको एक बार ध्यान मतलब कि पहले व्याकरण को समझ लेते हैं, इसके बाद इसको समझ लेंगे बढ़िया से। तो व्याकरण की परिभाषा को जानते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को सुश्रुत बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं या सिखाया जाता है। उन शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। तो व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को हम सुश्रुत बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने प्रकार है? तो व्याकरण के 4 प्रकार माने जाते हैं। कई ऐसे बुक है इसमें 5 प्रकार भी दिए जाते हैं। तो हम यहाँ 4 प्रकार को समझेंगे, ठीक ना। तो पहला है वर्ण विचार, दूसरा है आपके शब्द विचार, तीसरे है आपके वाक्य विचार, और चौथा चिन्ह विचार, और 5वां छंद विचार, ठीक। छंद विचार हम दिए हैं 5वां, यानी कि स्टार में आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम 4 चीज़ों को हम बारी बारी से समझेंगे। तो पहला क्या है? वर्ण विचार, दूसरा आपके शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा चिन्ह विचार। तो इतना चीज़, और 5वां आप जानना चाहे तो छंद विचार। तो इतना चीज़ को बारे में जान लिया, ठीक। इस स्लाइड के बारे में पहले रिवीजन करते हैं। इस स्लाइड में हम समझे लिपि क्या होता है, यानी कि किसी भाषा को जिस संकेत या चिन्ह द्वारा लिखते हैं या प्रकट करते हैं उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। और भाषा को लिखने के लिए अलग अलग भाषा को अलग अलग संकेत दिए यानी चिन्ह दिए, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया, इन सभी को हम तीनों को किस में लिखते हैं? देवनागरी में। उसी प्रकार अंग्रेजी को हम रोमन में लिखते हैं, और उर्दू को हम किस में लिखते हैं? फारसी में लिखते हैं, और पंजाबी को गुरुमुखी में लिखते हैं, ठीक। तो इतना हमको ध्यान में। अब हम जो भी क्लास किया आज के लिए इतना ही। हम कल जो क्लास वो आज हमारा डे 1 था, और कल डे 2 में हम जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। इसी प्रकार डे 2 में शब्द विचार के बारे में अधिक जानेंगे, ठीक, यानी कि अधिक से जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आज हम जो भी पढ़े उसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़े थे भाषा एवं व्याकरण का परिचय। तो हिंदी क्या है? एक भाषा है। तो हिंदी भाषा का पिता किन्हें कहा जाता है हम जान चुके हैं पहले। तो हिंदी भाषा का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद और पॉइंट था कि हिंदी जो भाषा है वो शब्द कहाँ से आया है? तो फारसी के शब्द से हिंदी भाषा आया है, और उसका अर्थ क्या होता है? सिंधु की भूमि। इसके बाद हम जाने थे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या था? स्वीकार किया था। इसके बाद हमने जाना था कि हिंदी भाषा की जननी कौन है? यानी कि संस्कृत भाषा क्या है? हिंदी भाषा की जननी, यानी कि जन्मजात, मतलब कि जो जन्म हुआ है हिंदी भाषा का वो संस्कृत भाषा से हुआ। इसके बाद हमने जाने थे हिंदी आर्य भाषा परिवार का में आता है, यानी कि हिंदी किस में आता है? तो आर्य भाषा परिवार में आता है। यानी कि हम जो भी पढ़े एक बार ध्यान बढ़िया से रिवीजन कर ले तो हमको जो अभी पढ़े हैं, जो क्लास में सुने, वो हमको याद रहेगा हर समय, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद हम जाने थे भाषा क्या है। तो भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार को प्रकट करते हैं, ठीक। इसके बाद था भाषा के प्रकार। तो भाषा के 3 प्रकार थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी कि लिखकर, और सांकेतिक यानी संकेत द्वारा या इशारा द्वारा। इसके बाद हमने क्या समझा था? हाँ, कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि मातृभाषा क्या होता है?
मातृभाषा वो हो जाता है जो हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं, उन्हें मातृभाषा कहते हैं। उसी प्रकार बोली स्थानीय भाषा यानी कि जहाँ हम रहते हैं उन्हें हम बोली कहते हैं। इसके बाद क्या था, राजभाषा। राजभाषा क्या होता है, तो सरकारी कामकाज में जो उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम राजभाषा कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा क्या होता है, जिन या किसी देश में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। लेकिन नोट में हम आपको बताए थे कि हिंदी को यानी कि राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया है, ठीक ना। यानी कि भारत में तो सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है लेकिन उनको राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया। और जाने थे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक प्रयोग में लाया गया है। यानी कि भारत सरकार ने यानी कि संविधान में 22 भाषाओं को हम मान सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं, किसी कार्य में उसे हम कर सकते हैं। और यह किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 8 में है, ठीक। इसके बाद हमने जाने थे, चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसके आगे क्या था। इसके आगे था आपका, हाँ, दुनिया में सबसे अधिक लोग क्या बोलते हैं, तो दुनिया में सबसे अधिक लोग आपके बोलते हैं चीनी भाषा, जबकि सबसे अधिक जगह बोले जाते हैं अंग्रेजी भाषा। इसके बाद हम समझे थे यही लिपि क्या होता है। इसके बाद किन लिपि का, हाँ, लिपि क्या होता है, जो किसी भाषा को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं, ठीक ना। इसके बाद समझे थे लिपि मतलब किस भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, जैसे हिंदी, संस्कृत और नेपाली को देवनागरी में। इसके बाद समझे थे रोमन यानी कि अंग्रेजी को रोमन में और उर्दू को फारसी में और पंजाबी को गुरुमुखी में। इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लिए। इसके बाद व्याकरण के बारे में समझे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से सुशुद्ध बोलना, लिखना और समझते हैं। इसके बाद आगे क्या था, इसके आगे थे व्याकरण के भेद। व्याकरण के 4 भेद मुख्य माने जाते हैं, जैसे कि शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार और थे आपके वर्ण विचार। तो कल की क्लास में हम वर्ण विचार को देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आज जो हम आपको समझाए हैं, बताए हैं, वो आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है तो आप अपने मित्रों को भी, यानी कि जो आपके दोस्त होंगे पढ़ने वाले, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, जो कि ये यानी कि व्याकरण को समझ पाएंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं वर्ण विचार के साथ, तब तक जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि वर्ण विचार नेक्स्ट सेकेंड डे के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।